हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक कोड कंप्लीट किया था। जेनेटिक कोड के सारे यूनिवर्सल फीचर्स, बेसिक फीचर्स हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद एनसीईआरटी ने जेनेटिक कोड का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कोडोन्स कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करती है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप सब लोग प्लीज उस चार्ट को एक बार गो थ्रू जरूर होइए। प्लस जो जैसे फिनाइल एलानिन इंपॉर्टेंट है, मीथियोनिन इंपॉर्टेंट है, वेलाइन इंपॉर्टेंट है, आर्जिनिन इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लर्न रखिए। स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट रखिए, और जो एक्सेप्शंस हमने ऊपर लिखी हैं वो लर्न करिए। बिफोर मूविंग ऑन टू द टुडेज टॉपिक दैट इज ट्रांसलेशन एंड देन ऑपेरॉन, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज कि भाई इफ जेनेटिक कोड इज क्वाड्रप्लेट, अगर जेनेटिक कोड क्वाड्रप्लेट होता और 7 स्टॉप कोडोन्स होती तो मैक्सिमम अमीनो एसिड कितनी कोड हो सकती थी। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ कोडोन्स इज इक्वल टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस रेज टू द पावर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन वन कोडोन। तो टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं 4, एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन वन कोडोन कितना गिवन है 4, क्वाड्रप्लेट। तो 4 रेज टू द पावर 4। सो हियर आई कैन से 4 4s 16, 16 4s 64, 64 4s 256। स्टॉप कोडोन कितनी है 7, तो स्टॉप कोडोन माइनस कर देंगे तो ऐसी कितनी कोडोन्स बनी जो अमीनो एसिड को कोड कर सकती हैं 249। इसका मतलब मैक्सिमम अमीनो एसिड्स भी कितने कोड हो सकती हैं 249। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन चेन का बनना, इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होगी। अमीनो एसिड को एक्टिवेट कौन करेगी? एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज। कहां पे प्रेजेंट है? डीएचयू लूप ऑफ टीआरएनए। इस एंजाइम ने एटीपी की मदद से बनाया अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। जैसे ही अमीनो एसिड एक्टिवेट हुई वो अमीनो एसिड अब कहां पे जाके जुड़ेगी? टीआरएनए की एक्सेप्टर आर्म से। सो सेकंड स्टेप क्या हो गया? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में जो अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है उसमें से जो अमीनो एसिड है वो तो टीआरएनए से जुड़ जाएगी, एंजाइम अलग हो जाएगी। जब टीआरएनए से अमीनो एसिड जुड़ जाती है तो ऐसे टीआरएनए को कहा जाता है चार्ज्ड टीआरएनए। फिर आता है प्रोसेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली 3 चीजें होंगी: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए हम लोगों को चाहिए राइबोसोम के दोनों सब यूनिट, मैग्नीशियम आयन, जीटीपी, टीआरएनए का चार्ज्ड टीआरएनए, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो पहली अमीनो एसिड होती है वो होती है फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। तो प्रोकैरियोट्स में पहला चार्ज टीआरएनए क्या होगा? फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइल टीआरएनए। यूकैरियोट्स में पहली अमीनो एसिड होती है मेथियोनिन, तो यूकैरियोट्स में पहला चार्ज टीआरएनए कैसा होगा? मेथियोनाइल टीआरएनए। कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स और एमआरएनए। इनिशिएशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स में 3 होंगे, यूकैरियोट्स में 9। इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? नीट लेवल पे आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है। सपोज दिस इज द एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है स्टार्ट कोडोन और ये है स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन से लेकर स्टॉप कोडोन तक का एरिया ट्रांसलेट होता है। स्टार्ट कोडोन से पहले का एरिया और स्टॉप कोडोन के बाद का एरिया ट्रांसलेट नहीं होता, और इसीलिए इस एरिया को कहते हैं यूटीआर। यूटीआर स्टैंड्स फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन। आई कैन से UTRs are present before the start codon and after the stop codon. UTRs efficient translation के लिए required होते हैं। इधर है this is ribosome, smaller subunit of ribosome, smaller subunit of ribosome, जो कि 30s होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड 40s होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम और एमआरएनए जुड़ेंगे। एमआरएनए रिकॉग्नाइजेज इट्स प्लेस ऑन स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ यूटीआरस। यूटीआरस की मदद से एमआरएनए अपनी जगह को पहचानेगा राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट पे, और राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट से जुड़ जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम।
स्टॉप कोडॉन एंड स्टार्ट कोडॉन। स्मॉलर सबयूनिट ऑफ mRNA पे, स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम पे कुछ साइट्स होगी, जैसे कि पी साइट एंड ए साइट। ये दोनों सब यूनिट्स पे होती हैं, स्मॉलर पे भी और लार्जर पे भी। ये चीज याद रखनी है। अगर आ जाए कि पी साइट एंड ए साइट आर प्रेजेंट ओनली ऑन स्मॉलर सब यूनिट, देन दिस इज रॉन्ग। दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, सही है। पी साइट स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडाइल साइट, पेप्टाइडाइल साइट। ए साइट स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर साइट। P site stands for peptidyl site and A site stands for acceptor site. P site में सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन आती है AUG, उसके बाद और कोडॉन्स होंगे। जो AUG है वो मिथ्योनिन टीआरएनए को कोड करता है। तो मिथ्योनाइल टीआरएनए यहां पे आके अटैच होगा। यहां आके कौन अटैच हुआ? मिथ्योनाइल टीआरएनए। MET stands for methionine. तो मिथ्योनाइल टीआरएनए गेट्स अटैच टू द पी साइट और मिथ्योनाइल टीआरएनए के पास जो एंटीकोडॉन्स होंगी वो AUG के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। यहां से आके कौन जुड़ गया? मिथ्योनाइल टीआरएनए। अब सपोज ए साइट पर कोई दूसरी कोडॉन है AGG। AGG मान लो जिस भी अमीनो एसिड को कोड करती है वो वाला टीआरएनए ए साइट पर आके जुड़ जाएगा। यानी यहां पे आ गया टीआरएनए एमिनो एसिड सेकंड को लेकर। फिर क्या होगा? फिर इसके ऊपर जुड़ जाएगा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो यहां पे ये क्या है? दिस इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो इस तरीके से ये कौन सा प्रोसेस खत्म हुआ? इनिशिएशन। लेट्स सी। mRNA सबसे पहले क्या हो रहा है? mRNA binds to smaller subunit of ribosome. UTRs are present before the start codon and after the stop codon. जो before the start codon वाला UTR होता है उसको Shine-Dalgarno sequence कहते हैं। वो UTR की मदद से mRNA recognizes its place on smaller subunit of ribosome. Smaller subunit of ribosome के पास दो साइट है, P साइट पेप्टाइडाइल साइट और A साइट एक्सेप्टर साइट। प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइल टीआरएनए और यूकैरियोट्स में मिथ्योनाइल टीआरएनए जो है वो पहला AUG से जाके जुड़ जाएगा, गेट्स अटैच टू पी साइट विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 3 नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरी अमीनो एसिड जो है वो ए साइट पे झुक जाएगी। ये चीज भी ध्यान रखनी है। पी साइट एंड ए साइट आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सब यूनिट। एक और साइट होती है ई साइट, दैट इज एग्जिट साइट, विच इज प्रेजेंट मेनली ऑन लार्जर सब यूनिट। अब उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ विच आयन? मैग्नीशियम। तो इस तरीके से ये कौन सा प्रोसेस खत्म हो गया? इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद क्या होगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन प्रोसेस में बहुत एनर्जी लगती है। एक मतलब 2 GTP चाहिए एक नई अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए। कैसे? mRNA जो है उस पे राइबोसोम रोल करता है। राइबोसोम रोल ओवर द mRNA सच दैट ए साइट का जो टीआरएनए है वो एग्जिट साइट पे चला जाएगा और पी साइट जो पी साइट का टीआरएनए है वो एग्जिट साइट पे चला जाएगा और ए साइट वाला पी साइट पे आ जाएगा और ए साइट खाली। कहने का मतलब क्या है? सपोज दिस पेन इट इज द mRNA। इस mRNA पे ये जो फिंगर्स हैं ये स्मॉलर सब यूनिट है, पाम लार्जर सब यूनिट है, सपोज दिस। अब ये mRNA जो है ट्रांसलोकेज एंजाइम की मदद से इस mRNA पे ये राइबोसोम ऐसे मूव करेंगे। जब राइबोसोम ऐसे मूव करेंगे तो जो ई साइट है ना, जो पी साइट वाली चीज है वो ई साइट पे चली जाएगी और ए साइट वाली चीज पी पे और ए खाली हो जाएगी। देखो डायग्राम में देखो, ये है mRNA, ठीक है। इस mRNA पे पहले कंडीशन क्या थी? ये स्मॉलर सब यूनिट था, ये लार्जर सब यूनिट। यहां पे जुड़ा हुआ था एमिनो एसिड 1 यानी पी साइट और यहां जुड़ी हुई थी एमिनो एसिड 2, ठीक है। यहां है ए साइट। अब क्या होगा? यही आगे और कोडॉन्स हैं, सपोज यही राइबोसोम्स जो है वो आगे खिसकेंगे, यही राइबोसोम आगे खिसकेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ये राइबोसोम ऐसे मान लो आगे खिसक गए तो जो पी साइट वाला टीआरएनए था वो तो ई साइट पे चला गया, एमिनो एसिड 1, और पी साइट पे आ गई एमिनो एसिड 2 खिसक के, और
यहाँ पे ए साइट होगी खाली। अब एमिनो एसिड 1 और 2 के बीच में एंजाइम पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज की मदद से बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो टीआरएनए ये फालतू ये एक्स्ट्रा निकल जाएगा बाहर। ए साइट खाली है तो इस ए साइट पे नया टीआरएनए आ जाएगा विद एमिनो एसिड 3। ये प्रोसेस फिर होगा, फिर से आगे खिसकेंगी तो पुराना अमीनो एसिड सेकंड का टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, सेकंड और थर्ड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, अमीनो एसिड 4 वाला टीआरएनए फिर से ए साइट पे आ जाएगा। याद रखोगे फर्स्ट टीआरएनए जो है, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए जुड़ता है पी साइट पे, बाकी सारे चार्ज टीआरएनए जुड़ते हैं ए साइट पे। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ए साइट पे कोई स्टॉप कोडोन ना आ जाए। इलोंगेशन, लार्जर सबयूनिट कंटेन्स एंजाइम पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज, जिस वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा अमीनो एसिड में। राइबोसोम विल मूव ऑन एमआरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जिस वजह से ये जीटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। नाउ टीआरएनए ऑफ ए साइट का टीआरएनए पी पे चला गया एंड ए साइट बिकम्स एम्प्टी, जहां पे नया टीआरएनए आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक क्या ना आ जाए, ए साइट पे स्टॉप कोडोन आ जाए। कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे, बट नीट लेवल पे आपको इलोंगेशन फैक्टर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। लास्ट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वेरी इजी प्रोसेस। राइबोसोम के लगातार स्लाइड होने की वजह से जब ए साइट पे स्टॉप कोडोन आ जाएगी तब प्रोसेस रुक जाएगा। ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए, जब कोई नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन ए साइट पे आएगी देन प्रोटीन सिंथेसिस विल टर्मिनेट, और रिलीज फैक्टर्स जो है वो लास्ट टीआरएनए और प्रोटीन चेन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देंगे। रिलीज फैक्टर्स भी कुछ होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग, अगेन यू नीड नॉट टू क्रैम देम। तो इसके साथ ही ये हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा, ट्रांसलेशन। बहुत ही इजी प्रोसेस है। इनिशिएशन, एमिनो एसिड एक्टिवेट हुई, टीआरएनए से जाके जुड़ी, वो एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ा, राइबोसोम के पास पी साइट और ए साइट, पहला टीआरएनए पी साइट पे, बाकी सारे टीआरएनए ए साइट पे। राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर चलते चलेंगे, ए साइट वाली चीज पी पे, ए खाली होती जाएगी, नया टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता जाएगा। ऐसा तब तक होगा जब तक ए साइट पे कोई स्टॉप कोडोन ना आए। जैसे ही ए साइट पे स्टॉप कोडोन आएगी, कोई टीआरएनए नहीं आएगा और रिलीज फैक्टर की मदद से प्रोटीन चेन और लास्ट टीआरएनए का बॉन्ड टूट जाएगा एंड अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट आउट हो जाएगी। दैट्स इट। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कि देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई इंसुलिन की जीन सिर्फ पैनक्रियाज के सेल्स में है या हमारी बॉडी के हर सेल में है? इंसुलिन की जीन हमारी बॉडी के हर सेल में है, क्योंकि हमारा सेल बनता तो जाइगोट से ही है, सारा जेनेटिक मेकअप तो सेम है, बट दैट इज फंक्शनल ओनली इन पैनक्रियाज। व्हाई सो? क्योंकि वहीं पे उसको ऑप्टिमम कंडीशंस एक्सप्रेस होने की मिलती हैं। तो कौन सी जीन को कौन सी जगह पर काम करना है, इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और कब उस जीन को प्रोडक्ट बनाना है और कब नहीं बनाना, इस चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन को मॉलिक्यूलर लेवल पे कंट्रोल किया जाता है ताकि जीन एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सके। यूकैरियोट्स में तो काफी सारे लेवल हैं। अगर हमें कोई जीन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे। सपोज ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वी विल कंट्रोल एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सपोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हो गए तो फिर हम लोग आरएनए को न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो हम उस ट्रांसपोर्ट लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एट द एंड वी कैन कंट्रोल एट ट्रांसलेशनल लेवल। बट प्रोकैरियोट्स में तो सब कुछ एक ही कंपार्टमेंट में चलता है, और प्रोकैरियोट्स में तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते ही नहीं। तो प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल लेवल पर ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का, जिसे हम ऑपेरोन सिस्टम कहते हैं। उससे पहले देखो जीन के टाइप्स देखते हैं। जीन 2 टाइप की हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी। ऐसी जीन जो हमेशा हर सेल में काम हमेशा करती ही रहती हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस की जीन, अब जब तक सेल को जिंदा रहना है सेल को रेस्पिरेशन तो करनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स तो बनानी पड़ेगी हर सेल को, तो वह वो वाली रेस्पिरेटरी जो जीन्स होंगी वो हर सेल्स के अंदर हमेशा क्या आएंगी, कॉन्स्टिट्यूटिव।
लग्जरी जीन्स जो अपनी मर्जी से सिचुएशन के हिसाब से काम करे, कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। लग्जरी जीन्स दो टाइप की होती है, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल नाम से पता लग रहा है कभी कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती हैं, लेकिन किसी केमिकल या किसी स्टिमुलस की प्रेजेंस में स्विच ऑन हो जाएंगी। रिप्रेसिबल हमेशा काम करती हैं लेकिन किसी केमिकल या किसी स्टिमुलस की वजह से ऑफ हो जाएंगी। तो इंड्यूसिबल जीन्स देखो, जनरली स्विच्ड ऑफ बट बिकम स्विच्ड ऑन ड्यू टू सम केमिकल। रिप्रेसिबल क्या है, जनरली स्विच्ड ऑन बट बिकम ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल, राइट। अब हम पढ़ते हैं ऑपेरोन। ऑपेरोन क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए के एक सेगमेंट को ऑपेरोन कहते हैं। उस सेगमेंट में बहुत सारी जीन्स होंगी जो आपस में मिलके काम करेंगी ताकि किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल किया जा सके। तो ऑपेरोन कॉन्सेप्ट क्या है, ये साइंटिस्ट अगेन इंपॉर्टेंट, इट वाज प्रपोज्ड बाय जेकब एंड मोनेट इन 1961। ये क्या है, इट इज अ मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन का एक मॉडल है। ऑपेरोन में बहुत सारी जीन्स का एक ग्रुप होता है जो आपस में मिलके काम करती हैं टू रेगुलेट अ मेटाबॉलिक पाथवे, ताकि एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल किया जा सके। ऑपेरोन में मेनली 4 टाइप की जीन्स होती हैं, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। ऑपेरोन कंसेप्ट जो है वो प्रोकैरियोट्स पे लगता है। बच्चों ऑपेरोन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। फिर से वही, ऐसा ऑपेरोन जो हमेशा बंद रहता है, किसी केमिकल की प्रेजेंस में हो तो इंड्यूसिबल। रिप्रेसिबल ऐसा ऑपेरोन जो हमेशा चलता रहता है, किसी केमिकल की प्रेजेंस में बंद हो तो रिप्रेसिबल। लैक ऑपेरोन इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरोन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल ऑपेरोन, राइट। सबसे पहले हमारे जो नीट के सिलेबस में है लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन में बच्चों लैक का मतलब है लैक्टोज। ई कोलाई जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है वो लैक्टोज को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब लैक्टोज ब्रेक होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर उस ग्लूकोज को वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है और एटीपी देता है। यानी कि अगर ई कोलाई के पास लैक्टोज होगा तो ई कोलाई को उसे मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होती हैं जो लैक ऑपेरोन के पास प्रेजेंट होती है। लैक ऑपेरोन जनरली तो बंद रहेगा लेकिन जब लैक्टोज होगा तब काम करेगा। तो लैक ऑपेरोन देखिए, लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन कुछ ऐसा, ये डीएनए की सेगमेंट है। यहाँ पे पी जीन प्रमोटर, आर जीन रेगुलेटर, पी जीन प्रमोटर, ओ जीन ऑपरेटर, फिर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी Z, Y और A। P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, R स्टैंड्स फॉर रेगुलेटर। यहाँ पे R की जगह I भी लिखा सकता है और यहाँ पे I का मतलब इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर है, ये याद रखोगे, जरूरी है। P फिर से प्रमोटर, O है ऑपरेटर, ZYA स्ट्रक्चरल जीन। अगर आ जाए कि लैक ऑपेरोन में कितनी स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, ZYA। अब Z जीन ये बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इट विल ब्रेक लैक्टोज into glucose and galactose. Y gene codes for परमीज। A जीन बनाती है ट्रांस एसिटाइलेज। परमीज क्या करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा सेल मेम्ब्रेन की ताकि ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज अंदर आ सके। ट्रांस एसिटाइलेज बाकी लैक्टोज कंटेनिंग शुगर पे एसिटाइल ग्रुप लगा देगा ताकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज के अलावा बाकी गैलेक्टोज कंटेनिंग शुगर्स पे अटैक ना करे। इन सारी चीजों का बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांस एसिटाइलेज का फायदा तभी है अगर लैक्टोज प्रेजेंट है।
अगर लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में तो तीनों का कोई काम नहीं है। तो हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे, लैक्टोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट। इरा लैक ऑपेरोन, प्रमोटर, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA। प्रमोटर जीन से एंजाइम जुड़ती है आरएनए पॉलीमरेज, पढ़ा है हमने टाटा बॉक्स ना, प्रिग्नोबॉक्स प्रोकैरियोट्स में। प्रमोटर जीन से जुड़ गई आरएनए पॉलीमरेज, आगे बढ़ी, रेगुलेटर जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई तो क्या बना, एमआरएनए। एमआरएनए से एक प्रोटीन बना रिप्रेसर प्रोटीन। इस रिप्रेसर प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट है ऑपरेटर जीन के लिए, इट हैज बाइंडिंग साइट फॉर ऑपरेटर, प्लस इसके पास बाइंडिंग साइट फॉर लैक्टोज भी है, बाइंडिंग साइट फॉर लैक्टोज। अब लैक्टोज तो है ही नहीं, एब्सेंट है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाएगा ऐसे, और इस आरएनए पॉलीमरेज का पाथवे बंद कर दिया। अब ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, अब जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई तो ना ही ट्रांसलेशन होगी। क्लियर, राइट। यानी लैक्टोज की एब्सेंस में ये ओपेरोन क्या रहता है, स्विच ऑफ। अब दूसरी कंडीशन, इस बार लैक्टोज है मीडियम में, लैक्टोज प्रेजेंट। अब लैक्टोज प्रेजेंट है, ये रहा सेल, दिस इज प्रमोटर, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZY एंड A। प्रमोटर से जुड़ी आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिप्रेसर प्रोटीन ने बनाया एमआरएनए, रिप्रेसर जीन ने, और यहां पे बन गया रिप्रेसर प्रोटीन। इस टाइम पे लैक्टोज प्रेजेंट था तो सेल में लैक्टोज ने ली एंट्री, ये रहा लैक्टोज। बच्चों एक चीज याद रखोगे, रिप्रेसर प्रोटीन हैज मोर एफिनिटी फॉर लैक्टोज देन ऑपरेटर। रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा ऑपरेटर की बजाय। तो रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से जुड़ा, ये रहा ऐसे, और ये बन गया एलोलैक्टोज, यानी कि इनएक्टिव रिप्रेसर। अब रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा और उसका रास्ता बंद नहीं करेगा, तो भी आरएनए पॉलीमरेज बढ़िया से काम करेगी। ZYA जीन क्या बनाएगी, एमआरएनए, और एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन होएगी, ट्रांसलेशन होएगी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोमा परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, तीनों चीजें बनेगी। यानी कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑपेरोन काम कर रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, स्विच ऑन कंडीशन हो गई, राइट। एक चीज और, ऐसा तब तक होगा जब लैक्टोज है, जैसे ही लैक्टोज खत्म हुआ तो इकोलाई के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन बचा, बस एलोलैक्टोज। तो इकोलाई कहेगी कि अब ये वाला लैक्टोज भी मुझे वापस चाहिए, तो इकोलाई ये वाला लैक्टोज भी यूज कर लेगी, तो रिप्रेसर वापस से क्या हो जाएगा, एक्टिव, और ऑपरेटर से जाके ऑपेरोन को क्या कर देगा, स्विच ऑफ। यानी अगर लैक्टोज है तो ऑपेरोन स्विच ऑन, नहीं है तो ऑपेरोन स्विच ऑफ। यहाँ पे आर जीन रेगुलेटर है, आर जीन को आई जीन भी कहते हैं, आई जीन यहाँ पे इनिबिटर है ना कि इंड्यूसर। स्ट्रक्चरल जीन लैक ऑपेरोन में कितनी है, 3, ZYA। जेड जीन क्या बना रही है, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमिएज और A ट्रांस एसिटाइलेज। सो दिस इज अबाउट द थ्योरी ऑफ लैक ऑपेरोन। आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से ये आप सारा लिख सकते हैं। सो दिस इज द लैक ऑपेरोन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज के फंक्शंस, एंड एट द एंड स्विच ऑफ मोड। After switch off mode, at the end it is switch on mode, right? That's it we have done with operon.
In the next section, that will be the last class of the mole bio, and in the last class we'll be discussing with Human Genome Project and DNA fingerprinting. Thank you, stay tuned. And yes, if you're having any doubts, drop your doubts in the comment section.